Hello, good morning everyone. So now continuing our class 11 chapter 6. Now next our topic is spontaneity. Spontaneous reactions mean to say that reaction that self-conducted continue. वे रिएक्शन जिसको यदि एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसको दोबारा से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सेल्फ होते रहते हैं। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। जैसे हम यदि बात करें अपने रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर? रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आप जो टेक कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो प्रोसेस सेल्फ हो रहा है, उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। और यदि अदर एग्जांपल की बात करें सो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन से एक बार प्रोसेस कंडक्ट हो जाने के बाद दोबारा से उसके रिएक्टेंट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? तो इट में बी ओनली बी डिवाइस्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। तब आप उसको एक्सटर्नल एजेंसी के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। बट कॉमनली उसे क्या हो? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें एग्जांपल देखिए, फ्लो वाटर डाउन फ्रॉम हिल। आप लोग जनरली देखे होंगे कि वाटर में से मतलब फॉल कोई भी हिल या माउंटेन से पानी जब गिरने लगता है, देखिए एक डायरेक्शनल में होता है, ओनली वन डायरेक्शन। मतलब जैसे कि वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, किसी हिल से वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो देखिए सेल्फ एक बार आप यहाँ से सपोज डैम के डोर को आप ओपन करेंगे तो वाटर क्या होगा? नीचे जाएगा। अब ये क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में से दोबारा वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता, अपने सेल्फ से नहीं चढ़ सकता। या तो आप इसमें कॉन्क्रीट करके क्या कर सकते हैं? पानी को फिर से दोबारा ऊपर चढ़ा सकते हैं। बाकी अपने से सेल्फ वाटर जो है ऊपर नहीं जा सकता। तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। मतलब अप से क्या आ रहा है? डाउन आ रहा है, और ये सेल्फ हो रहा है। आपको इसमें किसी प्रकार की फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार डोर को ओपन किया और वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शन जो कंटिन्यू होते रहते हैं, जब तक ये वो खुला रहेगा डोर, तब तक जितना पानी अंदर रहेगा वो मतलब लेवल के बराबर क्या वो नीचे गिरने लगेगा। इस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं? दैट रिएक्शन कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, मतलब कंटिन्यू रिएक्शन जिसमें किसी तरह की फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने से सेल्फ हो रहा है। और ये क्या है? इरिवर्सिबल, मतलब यूनिडायरेक्शनल। एक बार यदि नीचे आ गए तो दोबारा ऊपर नहीं जा सकता जब तक आप कोई बाहरी फोर्स न लगाए, अपने से सेल्फ को नहीं कर सकता। दूसरा एग्जांपल बर्निंग का, सपोज आप कोल लिए, कोयला, इसको क्या करते हैं? कंबशन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कोल को जब एक बार आग लगा देते हैं तो आपको दोबारा उसको मतलब अपने आप क्या होने लगता है? जलने लगता है। नो सिर्फ बर्निंग क्या बने आपके? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीस आर रिएक्टेंट एंड दीस आर प्रोडक्ट। अब देखिए कोल को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया और क्या बनता है? एच बनता है। अब जो राख बचता है उसको हम दोबारा से कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए रिएक्शन रिवर्सिबल है, जैसे आइस को हीट किए क्या बन गया? वाटर बन गया। वाटर को कोल्ड किए क्या बन गया? आइस बन गया। ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कोल को यदि आप बर्निंग कराए, कंबशन कराए तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हम कार्बन नहीं बना सकते। यदि बनता हुआ तो कुछ लेबोरेटरी मेथड से बनेगा, बाकी नॉर्मली अपने आप में सेल्फ चेंजेस नहीं होगा। और ये एक साइड आपको पता ही होगा, जब आप किसी वुड को जैसे कोल की जगह में वुड की एक साइड पर आग लगा के छोड़ देते, बाकी ये वुड अपने आप क्या होने लगता है? बर्निंग होने लगता है, जलने लगता है। एक बार आपने स्टार्ट किया इसको, फिर ये सेल्फ होने लगता है। सो दैट रिएक्शन इज आल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसको एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं तो अपने आप सेल्फ होते रहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ यूरेनियम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जनरली यूज करते हैं। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, जब तक उसके जितने भी पार्टिकल्स कंप्लीट बर्निंग में होता तब तक वो सेल्फ चलते रहते हैं। हाइड्रोजन बम, ये इस तरह के बम है जिनके इफेक्ट तक सालों सालों टिके रहते हैं। मतलब एक बार उसके इफेक्ट चालू हो गए, स्टार्ट हो गए तो लंबे समय तक चलते हैं। इस तरह के जो प्रोसेस है वह कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। क्लियर? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स, रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है जब तक उसमें एक्सटर्नल पॉलिशिंग ना करे, रफनेस ना करे, तब तक क्या होगा? रस्टिंग बढ़ते ही जाता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते रहते हैं, कुछ में स्लो होते हैं, कुछ में फास्ट होते हैं। क्लियर? थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फ्लो ऑफ टेम्परेचर। ये भी क्या है? टेम्परेचर का फ्लो होना भी क्या है?
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप जनरली देखे होंगे यदि हम किसी मेटल के रॉड को जैसे छड़ ले लिया, इसके एक साइड को आग में डाल दिया, अब एक साइड गर्म होने देखा टेम्परेचर अपने आप आगे साइड फ्लो होते जाता है, इधर साइड भी क्या गर्म होने लगेगा। बट कोल्ड में ऐसा नहीं होता, ठंडे पानी में डुबा दी मेटल को तो उसका ठंडा इधर बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता एक साइड से, मतलब उसका फ्लो नहीं होता, बट हीट का फ्लो होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या सकते हैं हम हीट को स्टडी कर सकते हैं, क्लियर, इसको स्टडी कर सकते हैं, हीट को स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज एन आल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो दो टर्म्स याद रखेंगे, एक तो है दैट इज एन इरिवर्सिबल एंड सेल्फ कंटिन्यू, अपने से सेल्फ को बढ़ने लगता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So here we have one question that how state gas spontaneous reaction is exothermic reaction. Generally जितने भी spontaneous reaction है वे सब exothermic reaction है, क्लियर। अब कैसे स्टेट करेंगे जो exothermic होते हैं, so that in spontaneous reaction enthalpy decrease, enthalpy मतलब वहाँ पे हीट का जो enthalpy है वो हमेशा डिक्रीज हो, रिएक्शन enthalpy डिक्रीज होता है, कम होता है, कम होते जाता है, मतलब रिएक्टर से प्रोडक्ट और क्या होते हैं enthalpies कम होते जाते हैं। So in this condition, that conduction of reaction therefore del H का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑप्टेन होता है, और आपको पता है del H का वैल्यू जब नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल का हमने देखा था कंबशन, अब इससे क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, अब कोल से भी आपने ले सपोज कोल ले, अब इसको बर्निंग स्टार्ट करा तो हीट क्या हो रहा है, ये हो गया सिस्टम, और ये आसपास क्या होता है दैट इज इन सराउंडिंग। अब आप बर्निंग करेंगे, जब इसको कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन की वजह से जलने लगेगा, जलने लगेगा मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है यहाँ पे, तो डेल आर एच मतलब रिएक्शन एंथैल्पी, टोटल रिएक्शन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, दैट्स वैल्यू इज इन नेगेटिव। सिस्टम को यदि आप फिर देते हैं तो वैल्यू जब पॉजिटिव होता है, बट सिस्टम से हीट रिमूव हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब ये अपने आप जलने लगेगा धीरे धीरे, जितने भी हीट है जब तक ये कंप्लीट कंबशन ना हो जाए तब तक जलते रहेंगे, क्लियर। उस कंडीशन होने तक जितने भी हीट है बाहर निकलेंगे, हीट बाहर हो रहा है मतलब कौन सी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक। इस कंडीशन में डेल H का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, डेल H का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, हीट का वैल्यू नेगेटिव है तो डेल H का वैल्यू भी क्या उस कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू होगा, मतलब डेल H जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, U के ऊपर डिपेंड करता है, U किसके ऊपर डिपेंड करता है, U प्लस W, W के ऊपर, W का वैल्यू नेगेटिव आएगा, U W नेगेटिव आएगा, U नेगेटिव आएगा तो H का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह से रिएक्शन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंट्रोपी। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इन एंट्रोपी। So what the meaning of entropy? That is the randomness of a system. सिस्टम में जितने ज्यादा रैंडमनेस होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही है, मतलब वो उसका क्या कहना होता है, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस मतलब होता है बिखरा हुआ, जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा डिस्टेंस में होंगे, जितने ज्यादा बिखरे हुए रहेंगे उसका क्या होगा वहाँ पे, वही उसका क्या कहना होता है, एंट्रोपी का, क्लियर। तो जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हमारी रिवर्स की एंट्रोपी क्या होती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मतलब एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, पार्टिकल से एक दूसरे के क्या डिस्टेंस है। अब चलिए इसको थोड़ा समझने से पहले हम थ्री फेजेस में कंपेयर करते हैं, एक तो हमने लिया सॉलिड, दूसरा लिए यहाँ पे लिक्विड, और थर्ड क्या लिए गैस, ठीक है। चलिए एग्जांपल मान लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया लिक्विड मेटल्स, लिक्विड में ले लिया H2O और गैस में ले लिया H2। अब पार्टिकल्स की बात करें तो आपको जनरली पता है सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं, पार्टिकल्स दैट इज क्लोजली अटैच्ड। वहीं हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते। अब देखिए इन तीनों में रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसमें है, रैंडमनेस सबसे ज्यादा है यहाँ गैस की कंडीशन में, हाई रैंडमनेस, क्लियर।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सॉलिड, और सबसे ज्यादा रैंडम किसमें है? गैस में। तो गैस में रैंडम हम से दे हैव टू हाई एंट्रोपी। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी हाई होगी? गैस की होगी आफ्टर द लिक्विड, आफ्टर द सॉलिड। सो सबसे लो एंट्रोपी होती है सॉलिड की, सबसे हाई एंट्रोपी होती है गैस की। एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स में जितने ज्यादा रैंडमनेस होगी, बिखरा हुआ रहेगा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही हाई करता है। यदि आप कंपेयर करने के बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, तो उस कंडीशन में आप इस बेस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितना अरेंज्ड हो। तो देखिए सॉलिड में भी दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक तो होता है मेटालिक सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल सॉलिड और मेटालिक में कंपेयर करें तो मेटल का कम होगा, क्रिस्टल का ज्यादा होगा, मतलब मेटल और भी ज्यादा अरेंज्ड होगा और क्रिस्टल में थोड़ा डिस्टेंस, जैसे क्रिस्टल सॉलिड है थोड़ा सा इनमें गैप है, तो इसका रैंडमनेस क्या ज्यादा है कंपेयर द मेटल्स के कंपेयर। तो सबसे कम होता है मेटालिक सॉलिड का, फिर उससे हाई होगा क्रिस्टल सॉलिड, उसके बाद लिक्विड। लिक्विड में दो तरह के लिक्विड आते हैं, एक तो होता है विस्कस लिक्विड जैसे कि हनी, ठीक है, और एक होता है डाइल्यूटेड जैसे कि वाटर। इनमें भी कंपेयर करें तो वाटर में ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा डिस्टेंस है। लिक्विड में क्या होता है थोड़ा डिस्टेंस कम रहता है, इसलिए विस्कस रहता है। अब गैस में देखिए, गैस के केस में भी तो है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में देखें तो मॉलिक्यूल्स का साइज पे डिपेंड करता है वहाँ पे। तो जितना ज्यादा क्लोजनेस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका रैंडमनेस उतना ही कम होगा। एंट्रोपी को यदि आपको जानना है तो इसके लिए आप याद रखिए, जिसमें जितना ज्यादा डिस्टेंस आप इमेजिन कर सकते हैं उसका एंट्रोपी उतना ही हाई होगा। और एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, डिनोट करते हैं इससे, डिनोट करते हैं एस से। तो यदि हम एंट्रोपी चेंजेस देखें तो डेल एस इज इक्वल टू एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। इसको किस तरह से फाइनल इनिशियल, चलिए हम लिख देते हैं के लिए आइस में। पहले में ये आइस था, धीरे धीरे आपने इसको हीट कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब पहले हम मान लीजिए सपोज इसका एंट्रोपी डिनोट करते हैं तो ये एस इनिशियल था, एस इनिशियल मतलब पहले आइस का किसका एंट्रोपी अलग था क्योंकि पार्टिकल्स आते थे, अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसका एंट्रोपी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये एस एफ का एस एफ। सपोज यदि हम मान लेते हैं इसकी एंट्रोपी जो है एक तरह की एनर्जी ही है, एंट्रोपी भी। यदि एंट्रोपी की बात करें तो सपोज ये वैल्यू हम मान लेते हैं 34 किलो जूल पर मोल, तो धीरे से बाद में क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगा 50 किलो जूल पर मोल मान लीजिए। इस तरह से आप इस बेस में डेल एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब टोटल कितना चेंजेस होगा, तो चेंजेस निकाल सकते हैं 50 माइनस 34 दैट इज इन 16, कितना एंट्रोपी चेंजेस हो रहा है। ये एक इमेजिनरी वैल्यू लिए हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन के लिए, इस तरह से एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो टॉपिक्स हैं उनको कल डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।